गबन प्रेमचंद का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और आज हम चर्चा करेंगे गबन के औपन्यासिक शिल्प पर कि गबन का औपन्यासिक शिल्प किस तरह से बुना गया है, किस तरह से उसकी बनावट है। कई बार गबन को लेकर के उसकी चर्चा परिचर्चा होती है कि कैसे लिखा गया है, क्या ये सिर्फ गहनों की बात है, गहनों के मोह की बात है या इसके साथ कुछ और है। तो हम देखेंगे कि प्रेमचंद अपने इस उपन्यास के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। गबन के औपन्यासिक शिल्प से अभिप्राय है गबन उपन्यास के कथानक को सबसे पहले हम जानें कि ये कथानक जो है वह किस तरह से बुना गया है, इसमें क्या क्या वस्तुएं, क्या क्या बातें इसमें जुड़ी हुई हैं। और कथानक को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम दो बातों पर गौर करेंगे। एक उसकी कथा वस्तु हो जाएगी, यानी उसकी कहानी क्या है, वह किस तरह के प्रेमचंद किस तरह के प्लाट का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात जो उसके साथ जुड़ेगी वो उसका शिल्प हो जाएगा, यानी उपन्यास की कहानी को कई कोणों से, कई दृष्टिकोणों में खरा उतारने के लिए किस तरह के शिल्प का इस्तेमाल करते हैं प्रेमचंद, ये बातें हम इससे जानेंगे। दरअसल जो गबन उपन्यास है इसकी जो मूल समस्या है वो कर्ज की समस्या है और शुरुआती दौर में यही कहा गया। देखने से लगता है, सामान्य तौर पर अगर हम देखें कि जालपा नाम की एक जो इसकी स्त्री है, जो पात्र है, वह शुरू से ही लेकर के उसके मन में गहनों को लेकर के मोह है। शुरुआती दौर में जब इस पर चर्चा की गई, इस उपन्यास पर, या साधारण दृष्टि से जब इसको पढ़ा गया तो सिर्फ यही मान लिया गया कि अगर जालपा का गहनों से इतना मोह न होता तो शायद ये इस उपन्यास का रुख ये न होता, ये मोड़ इसमें न आता। लेकिन जैसे जैसे गबन पर और विचार विमर्श किया गया तो यह पाया गया कि ये तो एक कहानी है, एक प्लाट था जिस पर गहनों को लेकर के एक प्लाट था, बल्कि मूल इसकी जो बात है वो राष्ट्रीय आंदोलन था। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन, ये उपन्यास 1930 के आसपास लिखा गया था, 1931 के आसपास लिखा गया था और उस समय पर राष्ट्रीय आंदोलन जोरों पर था। इसलिए हम इसका जो औपन्यासिक शिल्प है उसमें हम इसके की शिल्प प्रवृत्तियों पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बार बार कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद पर ये बातें भी बताई जाती रही हैं कि क्या वो यथार्थवाद की बात करते हैं या फिर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसकी शिल्प की बुनावट के तहत मैं बता दूँ कि यहाँ दोनों ही बातें साथ साथ चलती हैं, आदर्श भी है और यथार्थ भी है। क्योंकि अगर हम यथार्थ नहीं डालते मुंशी प्रेमचंद तो वो पुस्तक में जान नहीं आ पाती थी। और पर यथार्थ कई बार हमें बहुत चुभता है और पीड़ा देता है। इसके लिए शायद कथाकार ने आदर्श का अपनी लगभग सभी उपन्यासों में आदर्श की तरफ अपने को मोड़ा है। इसके साथ साथ इसके औपन्यासिक शिल्प के साथ हम चूँकि इसकी भाषा पर भी बात करेंगे कि इसकी भाषा कैसी है। किसी भी रचना में वस्तु पक्ष और शिल्प पक्ष एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे मकान के निर्माण में ईंट, पत्थर, सीमेंट, बालू, लोहा, बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत होती है, तभी एक मकान अपने अस्तित्व को ग्रहण कर पाता है। वैसे ही जो पुस्तक होती है, जो रचना होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहानी भी होती है, प्लाट भी होता है, चरित्र भी होता है, समस्या भी होती हैं, आधुनिकता भी होती है, बहुत कुछ होता है। इसीलिए उपन्यास के ढांचे को कथानक कहते हैं और इसे अंग्रेजी में प्लॉट कहा जाता है। उपन्यासकार ने, मुंशी प्रेमचंद ने शुरुआत में ही, जब जालपा बहुत बच्ची है और वो सावन के महीने में झूला झूल रही है, तभी उसके घर के पास एक बिसाती आता है जो चंद्रहार बेच रहा है, जो मूल चंद्रहार नहीं है, जो आभूषण नहीं है, बल्कि एक वो नकली चंद्रहार है। पर उसको वहीं से लगाव हो जाता है कि हमें चंद्रहार चाहिए। तब उसकी माँ समझाती है कि जब उसका विवाह होगा तो पति के घर से उसको चंद्रहार मिलेगा, जो उसके मन में एक ग्रंथि की तरह बैठ जाता है और वो आजीवन इस बात को विस्मृत नहीं कर पाती है कि उसे चंद्रहार नहीं चाहिए। पर आगे के जीवन में जैसे जैसे उसके जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारी समस्याओं से वह जूझती है, रमानाथ उसको छोड़ करके चला जाता है, तो वह इस आभूषण प्रेम से अलग होकर के एक विचारशील स्त्री के रूप में परिवर्तित होती है।
आगे हम गबन के कथानक के बारे में बात करेंगे कि गबन का कथानक कैसा है। तो ये एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है, जिसके प्लाट में मूल में जालपा नामक एक स्त्री है जिसे गहनों से बेहद लगाव है। जालपा विवाह के बाद अपने पति रमानाथ के घर चली जाती है, जहाँ वो गहनों की चाहत रखती है और कह नहीं पाती है उनको खुल करके। और जो रमानाथ है वो कई तरह का आलसी है, कुछ कर नहीं पाता है, पर अपनी पत्नी को ठीक ठीक बातें नहीं बता पाता है। प्रेमचंद ने जालपा के प्रति बहनों के कारणों की उसकी जो पहचान की है, जिसके मूल में उसके बचपन की घटनाएं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बचपन में ही उसको कहा गया है कि आप पति के घर जाओगी तो वहाँ पे आपको चंद्रहार मिलेगा। पर जालपा जब अपने पति के घर आती है तो वहाँ कुछ और ही शुरू हो जाता है। उसके जो विवाह में जो उसको गहने मिले हैं वो गहने अचानक से गायब हो जाते हैं, जिसमें उसके पति और ससुर जी का हाथ होता है। और ये बात जालपा को बताई भी नहीं जाती है कि घर में इस तरह की दिक्कतें हैं कि जिसकी वजह से उसके गहनों को, सुनार को वापस कर दिया गया है। इसके बाद धीरे धीरे जालपा जो है रमानाथ के साथ बाहर निकलना शुरू करती है, घर से बाहर निकलती है। तब उसकी कुछ महिला स्त्रियों से उसकी दोस्ती मित्रता होती है और मित्रता होने के बाद में उसको एक बार फिर गहनों से लगाव हो जाता है। रमानाथ एक ऑफिस में छोटा मोटा काम करना शुरू कर देता है और ऐसे में लगातार वो कर्जे में डूबता चला जाता है। तो इसके साथ ही ये सब जो कथा चलती है उसके साथ नाटकीय दृश्य भी प्रेमचंद ने डाले हैं कि कैसे कैसे होता है। जैसे रमानाथ एक दिन जब जौहरी की दुकान पर जाता है जालपा के गहनों के लिए, तो वो वहाँ पर सब उसको बुलाना शुरू करते हैं, बाबूजी आप यहाँ आइए, बाबूजी आप यहाँ आइए। और वो ना चाहते हुए भी एक जौहरी की दुकान में चला जाता है और ये सोच करके कि जालपा के हाथ में ये कंगन बहुत अच्छा लगेगा, ये या फिर ये बुंदे बहुत अच्छे लगेंगे, और वो ख़रीदता चला जाता है। वो अपनी परिस्थिति के बारे में नहीं समझ पाता है कि मैं इतना जो ले रहा हूँ उसको मैं कैसे वापस करूँगा। तो प्रेमचंद इसके लिए क्या करते हैं कि चरित्रों के उनका जो शिल्प है उसमें वो सिर्फ चरित्रों को कोई बारे में आपको सुनाते नहीं है कि रमानाथ कैसा है, बल्कि वो दिखाते भी चलते हैं कि वो कैसे कैसे कर रहा है। और इसमें वो क्या करते हैं प्रेमचंद की समय को निलंबित कर देते हैं, यानी समय को एक तरफ कर देते हैं और उनके जो चरित्र हैं वो आपस में बातें करते हुए और पाठक के साथ अपनी एक मित्रता कायम करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद में इस कथानक में ये भी बात आती है कि कैसे लगातार रमानाथ जो है वहाँ थोड़ी बहुत रिश्वत लेता है अपने चुंगी के उस कहमे में, और वहाँ पर फिर वो जो गल्ले का पैसा होता है उसको लेकर के चला जाता है, क्योंकि जौहरी ने उसे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। और अब वो किस मुँह से किसको जवाब दे, इसलिए वो गाड़ी में बैठ करके एक दिन उसको छोड़ करके चला जाता है। ये सारी बातें चलती हैं और फिर वो कलकत्ता पहुंचता है, जहाँ पर एक देवी दीन नाम के व्यक्ति और एक रज्जू नाम की महिला, जो दोनों पति पत्नी हैं, उनके घर में वो रहता है और वो उसको अपने बच्चे की तरह से लगाव दिखाते हैं। काफ़ी दिनों तक वो रहता है और इसी बीच में वो एक झूठी गवाही देने में फंस जाता है। तो और यहाँ पर जो है चूँकि आंदोलन चल रहा था, देश का आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, उसमें भी कहीं ना कहीं रमा कूद जाता है। और देवी दीन तो पहले ही कूदा हुआ है, क्योंकि उसने अपने दो बेटे वहाँ पर गंवाए हुए हैं। और अंत में ये जो झूठी गवाही देने में रमानाथ फंस जाता है। जालपा आती है, क्योंकि जालपा अब वो स्त्री नहीं रही जिसको गहनों से बहुत मोह था, अब वो बदल चुकी है और वो विचारशील स्त्री के रूप में परिणित हो चुकी है। इसलिए वो रमानाथ को वहाँ झूठी गवाही देने से बचा लेती है और वो गंगा के किनारे जा कर के एक बार फिर से प्रयाग जा कर के बच जाते हैं। और इस तरह से सारे जो उपन्यास के पात्र हैं उनका जो संघर्ष है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। गबन उपन्यास में बहुत सारी घटनाएं हैं और चरित्र भी हैं, कई सारे चरित्र हैं। रमानाथ है, दयानाथ है, उसके भाई हैं, एक देवी दीन मुख्य यहाँ पर चरित्र है, स्त्रियां चरित्र हैं, जोहरा नाम की वैश्या है, जालपा उसके केंद्र में है, रतन है
और ये जो बहुत सारी उपन्यास में घटने वाली घटनाएं हैं और जो चरित्र हैं वो एक दूसरे से मुखातिब होकर के चलते रहते हैं। तो रामानाथ का जो चरित्र है वो बहुत सपाट किस्म का है। वो शुरू से ही अपने आप को बहुत ज़्यादा अभिव्यक्त नहीं कर पाता, अपनी वास्तविकता को नहीं बता पाता, और फिर जालपा जिससे वो अत्यंत प्रेम करता है उसको छोड़ करके वो एकदम से चला जाता है। तो जबकि जालपा उससे बहुत अधिक सशक्त पात्र के रूप में आती है। उसको जितना गहनों से मोह है, पर जिन चीज़ों से मोह है उसे, उन्हीं को इकट्ठा करके जब रमानाथ चला जाता है तो उसको जरा भी मोह नहीं आता, और वो गंगा में सारी चीज़ों को उठा करके उनकी पोटली डुबो देती और कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये कुछ मुझे नहीं चाहिए। इसलिए गबन का जो उपन्यास का जो कथानक है वो घटना प्रधान भी है, चरित्र प्रधान है। आगे हम गबन की औपन्यासिक शिल्प प्रविधियों पर बात करेंगे कि किस तरह से प्रेमचंद ने इसकी कहानी को बुना है, क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन उस समय जोरों पर था, और कैसे कथाकार जो महान कथाकार हैं, सम्राट हैं, कथा के सम्राट माने जाते हैं, उन्होंने किस तरह से इस उपन्यास को बुना है। तो उपन्यास को के प्रस्तुतिकरण के लिए उन्होंने कई तरह की प्रविधियों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम गबन उपन्यास की वर्णन शैली देखेंगे कि किस तरह से वो वर्णन कहते हैं, यानी पाठक उनके साथ बिल्कुल जुड़ता हुआ चला जाता है। तो उनके उपन्यासों की, जैसा कि उनकी कहानियों के साथ भी यही है और उपन्यासों के साथ ही भी यही है कि उनके उपन्यासों की जो बनावट है वो बेहद सरल है। जैसे ऐसे लगता है कि कोई किस्सा गोई आसपास का जो व्यक्ति है वो अपनी कहानी को सुना रहा है। उसके साथ ही वो, तो ये शैली है, सरल कथन की शैली है, वर्णन की शैली है उनकी। इसके साथ ही वो चित्र भी बनाते चलते हैं। चित्र और नाटक की प्रवृत्ति से वो अपने वर्णन को आगे ले जाते हैं और वहाँ देते हैं। कई बार उनके पात्रों के वार्तालाप से ऐसा लगता है मानो लेखक ने उन्हें छिप कर सुना हो। जैसे जब झूले में जालपा झूल रही है, या फिर रमानाथ वहाँ से गबन हो उसका पैसा लेकर के भाग गया है, जौहरी को दे करके चुपचाप ट्रेन में बैठा जा रहा है, उसके पास कुछ है नहीं, वो अपनी अंगूठी दे देता है और उसके बदले में उसको कुछ मिलता भी नहीं है, उसके साथ धोखा भी हो जाता। ऐसा लगता है कि जो रमानाथ कर रहा है उसे जालपा नहीं जानती, उसका कोई परिवार नहीं जानता, उसके मित्र उस बात से परिचित नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो लेखक है वो सब कुछ चुपचाप छुप करके सुन रहा हो कि अच्छा इसके साथ अब ऐसा हो रहा है, अच्छा अब इसके साथ ऐसा हो रहा है। जो भी पात्र के साथ, मुख्य चरित्र के साथ घटित हो रहा है वो ऐसे ऐसे होता है। ऐसा लगता है कि जैसे लेखक का वो अपना अनुभव और वो पाठकों को बताना चाहता हो कि भाई मैंने ऐसे देखा था एक व्यक्ति को, मैंने एक स्त्री को भी देखा था कि वो किस तरह से अपने गहनों के लिए लालायित हो रही थी। यद्यपि जालपा कभी खुल करके इस बात को व्यक्त नहीं करती है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, पर उसकी इच्छा का मान करते हुए रमानाथ और जो उसका स्वभाव है कि वो वास्तविकता से नहीं परिचित करवाना चाहता है, इसलिए उसकी इच्छा का मान करते हुए वो लगातार अपनी स्थिति को न देखते हुए लगातार गहनों पर गहने लाता चला जाता है। तो प्रेमचंद ने सरल कथन की शैली अपनाई है, चित्र और नाटकीय तीनों प्रवृत्तियों का इस्तेमाल किया है, और ये जो कथा कहन की व्यवस्था है, जिस तरह से कथा गबन की कही गई है, उसमें इन तीनों तरह की, उसका जो नरेटर है वो तीनों तरह की प्रवृत्तियों का इस्तेमाल करता है। कि इसमें एक और गबन में जो देखने की बात है वो ये है, इसके शिल्प में जो देखने की आवश्यकता है कि वो पाठक कहाँ अवस्थित होकर के उसको देखता है। उपन्यास के आरंभ में पाठक जालपा के बचपन के दृश्यों के सम्मुख होता है, उसके बाद मुंशी दीनदयाल की आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखने लगता है, और फिर देखता है कि कैसे मुंशी दीनदयाल जो हैं लगातार आर्थिक रूप से घिरते चले जा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो कैसे करें, उनके रोज़ जवाब देने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से लेखक के साथ पाठक का एक संबंध विकसित होता। गबन में कभी हम प्रेमचंद को अपनी आवाज़ में बातें करते हुए देखते हैं, तो कभी पात्र के माध्यम से। यही कारण है कि उपन्यास में हम पात्रों और उनके कार्य व्यापार को अधिकतर तो अपनी आँखों से देखते हैं या फिर लेखक की आँखों से। तो ये भी है, साथ में जो उनके दृश्य हैं वो बहुत ही नाटकीय रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।
इसके आगे जो एक शिल्प प्रवृत्ति है, इसका जो आदर्शवाद है और जो यथार्थवाद है, उस पर भी हम पढ़ेंगे। प्रेमचंद ने लिखा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। तो मानव जीवन के रहस्य सच में वो यहाँ पर उनके पास गबन में जो जो भी पात्र हैं, चाहे वो देवी दीन हो, चाहे वो जग्गू हो, शुरुआत में किसी को नहीं पता चलता है कि जब रमानाथ उनके करीब आता है कि देवी दीन और जग्गू जैसे जो गृहस्थ हैं, जो सब्जी भाजी का काम करती है, और देवी दीन इधर उधर घूमा फिरा करता है, तो उसके दो जवान बेटे शहीद हो चुके हैं। धीरे धीरे कथा में प्रकाश पड़ता है कि किस तरह से उनके दो जवान बेटे शहीद हो चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि जो लेखक है वो लगातार जो चरित्र हैं गबन के, उनके रहस्यों की लगातार पड़ताल करता है। जैसे रतन है, एक जवान महिला है जिसने एक वृद्ध वकील साहब से विवाह कर रखा है। अब उसके साथ क्या होता है कि शुरुआत में लगता है कि भाई रतन बहुत खुश है, उसके साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, उसके पास पैसे हैं, वो मनपसंद अपने गहने खरीद सकती है, वो सखियाँ हैं, उसके पास सब कुछ है, और जालपा जब भी उसके पास पहुंचती है तब वो खुश नज़र आती है। पर धीरे धीरे पता चलता, उसके रहस्य खुलते हैं कि वो उसके पास कोई अपनी संतान नहीं है। फिर वो बहुत जवान रहती है, तभी वकील साहब की मृत्यु हो जाती है, और वकील साहब के मन में भी कहीं ना कहीं इस बात का शिकवा है, शिकायत है कि मैंने एक जवान रतन के साथ ऐसा क्या कर दिया। और उसके बाद आगे रहस्यों की कथा चलती है कि एक विधवा के लिए हमारे समाज में कुछ नहीं है। उस समय तक लगभग कुछ नहीं था, क्योंकि विधवा बिल वगैरह पास नहीं हुए थे, पति की संपत्ति पर किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था। तो बहुत ही चालाकी से जो रतन का जो भतीजा होता है वो सारी संपत्ति को अपना लेता है, और रतन के पास कुछ नहीं बचता, वो वैसी ही हो जाती है जैसी जालपा होती है। और तब उसे पता चलता है कि ये बड़े बड़े जो संयुक्त जो परिवार हैं और स्त्री को किसी तरह की संपत्ति न देने की जो बातें, ये कहाँ की रीति है। यद्यपि वो बार बार ये कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर ये कहते कहते भी प्रेमचंद उसकी सारी यथा स्थिति को खोलते हुए चले जाते हैं। और एक दिन लगता क्या है कि जो जालपा है और जो रतन है वो दोनों एक ही बिंदु पर आकर के खड़े हो गए, एक ही जगह पर आकर के खड़े हो गए हैं। दोनों ही उतने ही कमज़ोर, उतने ही निर्बल, उतनी ही असहाय हैं जो उस समय पर किसी की भी स्थिति हो सकती थी। यथार्थवाद, सच में यथार्थवाद का मतलब क्या है? यथार्थवाद का मतलब है सच्चाई से रूबरू कराना। शायद सच्चाई से रूबरू होने पर व्यक्ति को मानसिक तौर पर बहुत जोर पड़ता है। हम सभी जीवन में रोज़ सच्चाई से रूबरू होते हैं, पर फिर भी उससे बचना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी दुर्बलताओं को बताता है। तो इस गबन के साथ भी यही हुआ है कि वो लगातार उसका जो यथार्थ है वो उसकी दुर्बलताओं को बताता है, रमानाथ की दुर्बलता को बताता है कि वो कितना कमज़ोर है कि अपनी पत्नी से भी सच्चाई को, वास्तविकता को शेयर नहीं कर पाता। वो हमारी विषमताओं को भी बताता है कि हम कैसे एक दूसरे से अलग हैं। वह क्रूरताओं को भी बताता है कि रमानाथ जैसा व्यक्ति जो ठीक ठाक है, लेकिन वो वहाँ पर किसी भी तरह से जो चुंगी के लिए वो पाई पैसा इकट्ठा करता है, जो उसका रिश्वत का पैसा है, वो किसी तरह से उनको छोड़ना नहीं चाहता। तो यथार्थवाद जो होता है वो हमारे जीवन की सच्चाइयों का नग्न चित्र होता है। इसके साथ ही प्रेमचंद बताना चाहते हैं कि समाज में किस किस तरह की कुप्रथाएं थी, क्या है स्त्री को। रतन एक इसका बहुत जीता जागता उदाहरण है कि उसको पति की संपत्ति पर किसी तरह का अधिकार नहीं है। वो जवान स्त्री है, पर जब पति का निधन हो जाता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है और उसे कुछ चाहिए नहीं। पर एक स्त्री को कम से कम वह इज्जत के साथ रह सके, वह मान सम्मान के साथ रह सके, इसके लिए उसे कुछ करना तो पड़ेगा ही। तो इसके लिए ये है। और साथ ही साथ प्रेमचंद कहते हैं कि आदर्श को भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदर्श के माध्यम से ये हम जानते हैं, जैसे कि रामचरितमानस भी है और बहुत सारे ग्रंथ हैं, आदर्श के माध्यम से ये जाना जाता है कि जीवन ऐसा भले है, बहुत कठिन है, पर वो कैसे बनाया जा सकता है, उसको उसमें कैसे सुरुच संपन्नता ढाली जा सकती है। इस आदर्शवाद के लिए अगर मैं गबन में किसी चरित्र का नाम लूँ तो वो जालपा है। वो जालपा जो बहुत कोमल है, वो जालपा जो बचपन से ही गहनों का मोह रखती है और कहीं ना कहीं उनके आसपास वो रहती है, लेकिन
कुछ दिनों के बाद जब रमानाथ उसके पास से चला जाता है तो उसकी जैसे ऐसा लगता है कि उसकी आंखों के सामने की बंधी हुई पट्टी खुल जाती है। उसको अब कुछ नहीं चाहिए, वो सारे गहनों का मोह, सारे समझने संवरने का मोह, सारी घड़ी और साड़ियों का मोह छोड़ करके निकल पड़ती है। सबसे पहले वह उस नक्शे पर आती है कि भाई उसको सॉल्व करना आता है, उसको हल करना आता है रमानाथ को, और उसके माध्यम से वो कलकत्ता तक पहुंच जाती है। तो और फिर वो कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखती है, वो उसे क्या चाहिए। अब जब वो कलकत्ते पहुंचती है तो रमानाथ उसकी ओर ध्यान नहीं देता, वो उससे बचा छिपा भागा फिरता है, क्योंकि वो सुविधा भोगी बन चुका है। और कलकत्ते में जा करके भी जग्गू जैसे और देवी दीन जैसे लोगों के पास रह करके भी रमानाथ क्या करता है कि वो पुलिस का मुखबिर बन जाता है कहीं ना कहीं, और उनकी झूठी गवाही देने के लिए हामी भर देता है। और उस झूठी गवाही में किसको जाना है, किसकी जान जोखिम में है? उन लोगों की जान जोखिम में है जिन्होंने देश के लिए क्रांति की है, क्योंकि वो अंग्रेज़ों का शासन था। ये 1931 की बात हो रही है, ये अंग्रेज़ों का शासन था जब बहुत सारे क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों ने खुले तौर पर फांसी दी थी, सजाएं दी थी, और उन क्रांतिकारियों के विपक्ष में खड़ा होकर के रमानाथ कहता है कि मैं उनके लिए गवाही दूंगा। जब ये बात देवी दीन को पता चलती है, ये बात जालपा को पता चलती है, तो वो उसको वहाँ से बचाते हैं। और अंततः बहुत कुछ होते हुए भी रमानाथ के जीवन में परिवर्तन आता है और वो जालपा और देवी दीन का मान रख लेते हैं। वो गवाही देने से हट जाता है, मुकर जाता है। तो ये सारी बातें हैं। साथ ही जालपा आदर्श की तरफ कैसे बढ़ती है कि वह सारी चीज़ों को, जब वो कलकत्ता पहुंचती है तो वहाँ पर जिनके घर में वो रहती है वो क्रांतिकारियों का परिवार है, वो उनके घर में पानी भर के लाती है, वो उनके बच्चों को खाने पीने का ध्यान रखती है, वो उनके घर की रोटी पानी रसोई देखती है। ऐसा लगता है कि रमानाथ जो उनके लिए झूठी गवाही देने के लिए हामी भर चुका है, तो कहीं ना कहीं प्रायश्चित करती है, और इस प्रायश्चित के जरिए वो अपना आदर्शवाद आगे ले जाती है, एक आदर्श स्त्री बन के दिखाती है। रमानाथ उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी कमजोरियों के साथ जीता है, और अंत में जालपा की वजह से उसका परिवर्तन हो जाता है। इस हृदय परिवर्तन का कारण, जिस तरह से रमानाथ शुरुआत से पूरे उपन्यास में कमजोरियों के साथ जीता है और अंत में उसका हृदय परिवर्तन होता है, इसको आलोचकों ने गांधी युग को भी माना है कि गांधी लगातार इस बात का प्रयास कर रहे थे कि कैसे लोगों में हृदय परिवर्तन होगा। वो कहते थे कि भाई असहयोग करो, आप बदलाव करो, हमें कुछ विदेशी नहीं चाहिए, हमें अपनी भाषा से ही मोह करना है, हमें अपनी भाषा में ही लिखना पढ़ना है, हमें अपने देश जैसा भी है हमें इसको वैसे ही लेकर के चलना है। तो प्रेमचंद ने गबन को अंततः सब मिल जाते हैं, सब एक हो जाते हैं, और अंततः इस उपन्यास को प्रेमचंद ने एक आदर्श रूप तो प्रदान किया है। अगला हम इस पे गबन उपन्यास की भाषा पर भी बात करते हैं। प्रेमचंद बहुत ही भाषा के वो तो किस्सा गो हैं, और उन्होंने शुरुआती दौर पर सोजे वतन इत्यादि में उन्होंने उर्दू भाषा का खुलकर इस्तेमाल किया था। वो तो बहुत अच्छी भाषा उनके पास है। तो इस गबन उपन्यास में भी वो एक किस्सा गो के रूप में कहानी सुनाते चले जाते हैं, पात्रों की मना स्थिति का वर्णन करते हैं, उनकी मानसिक दशा का विश्लेषण करते हैं कि मन के अंदर क्या चल रहा है। जैसे जब रमानाथ जिस दिन जालपा के साथ ऊपर छत पे सोया होता है और वो गहनों की पोटली को छुपाने की लगातार प्रयास करता है, और उसी में कहीं कसमसा करके जालपा जग जाती है। रमानाथ को लगातार इस बात की चिंता है कि कहीं जालपा को पता तो नहीं चल गया। जब वो शुरुआत में सुबह कहती है रमानाथ से कि रात को मुझे ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे, ये हो रहे थे, तो रमानाथ को ऐसा लगता है कि कहीं उसको सारी बातों का पता तो नहीं, और वो मुझे बहाने बता रही कि ये सारा काम किसी चोर ने ना करके मैंने ही किया है। तो बहुत अच्छी तरह से मानसिक दशा का विश्लेषण करते हैं प्रेमचंद, और उसके बहाने कई तरह की समस्याओं का भी विवेचन करते मिल जाते हैं। उपन्यास में तद्भव शब्दों का प्रयोग मिलता है। तद्भव शब्दों के प्रयोग से मुझे ऐसा लगता है कि
जो कथा है, जो कहानी है, उसमें लोक चेतना समा जाती है, लोक अपने पूरे रूप में समा जाता है। लोग जिस तरह से बातचीत करता है, जिस तरह से हंसता मुस्कुराता है, जिस तरह से कहता है, वो मिल जाता है। इसलिए तद्भव शब्दों का इस्तेमाल प्रेमचंद के यहाँ अक्सर देखने को मिल जाता है। वो प्रेमचंद में, ये गबन में भी आया है। इसके साथ साथ अरबी, फारसी, संस्कृत, इसके भी शब्दों का प्रयोग मिलता है। बोलचाल के शब्दों का प्रयोग तो मिलता ही है। प्रेमचंद छोटे छोटे वाक्यों की रचना में माहिर हैं। वे अधिकांशतः सरल वाक्यों की ही रचना करते हैं। वे अपने पात्रों की शारीरिक रूपरेखा, वेशभूषा, आयु आदि का वर्णन बहुत सूक्ष्मता के साथ करते हैं। गबन में सरल वाक्यों के साथ साथ संयुक्त एवं मिश्र वाक्यों का भी प्रयोग देखा जा सकता है। संयुक्त मतलब जुड़े हुए, कुछ लंबे और मिलावट वाले। देवी दीन और जग्गो इस उपन्यास के जो पात्र हैं, क्योंकि जो रमानाथ है और जो जालपा है, रतन तो जो हैं, ये सब कहीं ना कहीं मध्य वर्ग के पात्र हैं। पर इसमें जो देवी दीन और जो उसकी पत्नी जग्गो है, वो निम्न वर्ग की पात्र है। तो उसके जरिए बार बार तद्भव शब्दों का इस्तेमाल प्रेमचंद ने किया है। जैसे स्वराज का सुराज हो गया है, देश का देश हो गया है, और कल्याण का कल्याण हो गया है। ऐसे बहुत सारे शब्द इसमें देखे जा सकते हैं। और इस तरह से गबन का औपन्यासिक जो शिल्प है वो बेहद विस्तृत है, और विस्तृत तरीके से ही इसमें प्रकाश डाला गया है। इसमें गहनों की समस्या के साथ साथ जो गहनों की जो समस्या है वो एक प्लॉट है, पर उस प्लॉट के जरिए प्रेमचंद ने कई सारी समस्याओं को छुआ है, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन केंद्र में है। ये सारी बातें हैं।